हम लोग देख रहे थे किस तरह सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। एक तो तरीका हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देख ही लिया, मोल फ्रैक्शन भी देख लिया। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली कॉन्सेप्ट। ये जो मोलैरिटी कॉन्सेप्ट है, ये सबसे ज्यादा फॉलोड सिस्टम है कंसंट्रेशन एक सॉल्यूशन का एक्सप्रेस करने की। ओके, अब इसको यदि हम लोग डिफाइन करें तो बोला जाता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved per liter of solution। ध्यान से देखना बेटा, इसकी डेफिनेशन को आप देखोगे तो इसका डेफिनेशन बोलता है कि कितने सारे मोल्स सॉल्यूट के डिसॉल्व की गई है प्रत्येक लीटर सॉल्यूशन में। गॉट इट? यदि एक छोटा सा डायग्राम से आपको समझाऊं तो आइडिया और थोड़ा क्लियर होगा। मान लो आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1 लीटर सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन समझ रहे हो ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के 1 लीटर सॉल्यूशन है, और इसमें मैंने मिला के रखा है 0.5 मोल्स सॉल्यूट। ठीक है ना? तो हम बोलेंगे कि इस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है इट्स 0.5 मोलर, या इसको बोला जा सकता है 0.5 सिर्फ m, बड़ा m। ध्यान दीजिएगा, बड़ा m 0.5 बड़ा m का मतलब होगा मोलर। ओके, तो शायद आपको ये डेफिनेशन बहुत सिंपल में समझ आ गया होगा कि प्रत्येक लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट की डिसॉल्व की हुई रहती है, वो होती है मोलैरिटी उस सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन है 1 लीटर है, मान लिया 0.5 मोल सॉल्यूट उसके अंदर में है, तो उसकी मोलैरिटी हो गई 0.5 मोलर। ओके, या 0.5 m। अब देखना बेटा एक बात, मान लो मैं बोल रहा हूं 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन, तो इसका मतलब आप क्या समझोगे ये आपको समझना। यदि मैं लिख दिया 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन या 1 m NaCl सॉल्यूशन, दोनों का मतलब एक ही होगा। उसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि 1 मोल NaCl in 1 liter solution। Got it? यदि लिखा हुआ है 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन, तो इसका मतलब 1 मोल NaCl 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है ना? जैसे यहाँ पे मतलब है 0.5 मोल सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अब इसको एक और तरीका से मैं बोल सकता हूं, NaCl का यदि मैं 1 मोल लेता हूं तो उसका मास कितना होगा, जरा मुझे जल्दी बता देना। 58.5 58.5 ग्राम, है ना? 23 प्लस 35.5, 58.5 ग्राम NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसका मतलब हम लोग ये भी समझ सकते हैं। अंडरस्टूड? अब देखिए एक फॉर्मूला भी लिखा हुआ रहता है मोलैरिटी का, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला चलो हम लोग देख लेते हैं। मोलैरिटी जिसको हम लोग बड़ा M से भी डिनोट करते हैं, ठीक है? अंडरस्टूड? तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी लीटर में, इसमें लीटर में रहना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो फॉर्मूला तो अपने जगह होते हैं, बट फॉर्मूला क्या बोलना चाहता है उसकी कॉन्सेप्ट को समझना ज्यादा जरूरी होता है ना। अब मान लो एक पल के लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैंने कांस्टेंट रखा और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं दुगना कर दिया, तो मोलैरिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बोलिए। So molarity increases. कितना से इंक्रीज हो जाएगा? Double. डबल हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फॉर्मूला के ऊपर में जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं नंबर ऑफ मोल्स को डबल कर दिया, इसको मैं कांस्टेंट रखा हूं, तो मोलैरिटी भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। सिंपल सी बात है। अब मान लो एक पल के लिए कि मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कांस्टेंट रखता हूं और वॉल्यूम सॉल्यूशन को डबल कर देता हूं पानी मिला के। ओके, मैं सॉल्वेंट मिला दिया और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को डबल कर दिया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट रखा, तो मोलैरिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? Half हो जाएगा. आधा हो जाएगा, है ना। इनवर्सली रिलेटेड होता है। तो आपको फॉर्मूला का मतलब ये समझ आ चुका होगा कि ये फॉर्मूला क्या बोलना चाहता है। ओके, गॉट इट। बाकी क्वेश्चन बनाने टाइम इस फॉर्मूला का आपको जरूरत पड़ेगा, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक छोटा सा मैं चीज लिखता हूं बोर्ड पे। मान लो 1 मोल NaCl इन 10 लीटर सॉल्यूशन, तो आप मुझे इसका मोलैरिटी बता सकते हो क्या? So 5.85 m. 5.85। 1 मोल NaCl को मैंने 10 लीटर सॉल्यूशन में मिलाया है। Yes, sir. 5.85. वन फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एक मोल है सॉल्यूट का, So डिवाइड 0.1. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, डिवाइडेड 0.1. 0.1 मोलर, है ना। 0.1 मोलर बोलो या सिर्फ m लिखो, 0.1 m NaCl। ठीक है ना, आप समझ गए होगे। वेरी सिंपल में ये कहानी। ओके, अंडरस्टूड। तो आप इसको फटाक से नोट कर लो, ये इसकी बेस कॉन्सेप्ट है। एक बार रिपीट कर देता हूं, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, वही उसकी मोलैरिटी हो। ठीक है ना। और ये बताया कि मान लो 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन है, तो उसका मतलब यही होगा 1 मोल NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब मान लो बेटा ये मैं लिख देता 5 मोलर NaCl सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या होता बताओ तो? 58.5 into 5 gram solute is present in 1 liter of solution. या हम ये भी बोल सकते हैं 5 मोल NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन, है ना। गॉट इट। मोलैरिटी का फॉर्मूला आपके सामने है, नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से इनवर्सली। और ये एक सिंपल सा एप्लीकेशन होता है। आई सपोज आपके दिमाग में ये चीज फिट हो गई होगी। अब इससे रिलेटेड कुछ सिंपल क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे, आप इसको पहले नोट डाउन कर दो और कुछ सिंपल क्वेश्चन बनाएंगे। फॉर्मूला को दिमाग में रखना, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, जल्दी से इसको लिख लीजिए, मैं मिटाऊंगा फिर आगे हम लोग चलेंगे। ठीक है, चलिए लिख लिया सबने? मिटा दूं? Yes, sir. चलिए, बाकी बच्चे समझ आ रहा है कि नहीं? मुझे एक ही की आवाज आ रही है सिर्फ। अरे सर, आ रही है ना? बोलिएगा बीच में, नहीं नहीं समझ आएगा तो बोलिएगा कि नहीं समझ आ रहा।
एक सिंपल क्वेश्चन बनाओ। फोर ग्राम NaOH is dissolved in enough water to form 250 ml of solution। ठीक है ना? Express in terms of molarity। अब इसको मोलैरिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस कीजिए। मोलैरिटी का मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। चलिए बनाइए इस सम को। ऑप्शन दे दूं, 0.5 मोलर, 0.04 मोलर, 0.5 मोलर, डी 10 मोलर। मोलर जल्दी बताओ। 4 ग्राम NaOH को कुछ अमाउंट ऑफ पानी में मिलाया गया ताकि 250 ml सॉल्यूशन की बनी। आपको बताना है मोलैरिटी क्या है इस सॉल्यूशन। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है बेटा, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स का? गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास। क्वेश्चन में गिवन मास कितना है सॉल्यूट का? 4 ग्राम। 4 ग्राम। 4 ग्राम गिवन मास बाय मोलर मास। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास 40 ग्राम होता है। मैं 40 ग्राम से डिवाइड कर दिया। तो गिवन मास बाय मोलर मास, हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिला कि नहीं मिला? मिल गया। यस अब सर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 250 ml है। अब 250 ml है बेटा, 250 ml को तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में। मिलीलीटर से लीटर जाने के लिए हम लोग किससे इंटू करते हैं? 1000 से इंटू नहीं करेंगे, 1000 डिवाइड करेंगे। यस सर, डिवाइड। तो इंटू करेंगे 10 टू द पावर -3। लिख सकते हैं, एक ही बात है, 1000 से डिवाइड। अब आप इसको मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर चुके हो। आंसर आ गया सर। समझ आ गया? तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 ग्राम बाय 40 ग्राम है ना, 250 नीचे में है और 1000 को आप ऊपर नहीं लिख सकते। ओके, कटेगा तो 10 टाइम्स कटेगा, 250 4 बार में कटेगा, आई थिंक 0.4 m। समझ आ गई सबको? सिंपल सा क्वेश्चन था, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नहीं। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं, अब दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा, थोड़ा सा आप उस पर सोचोगे जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा। मिटा दो। चलो देखिए दूसरी क्वेश्चन, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 1 liter of 93% H2SO4 सॉल्यूशन। ठीक है ना? आपको क्वेश्चन में दिया है डेंसिटी सॉल्यूशन का, डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया हुआ है 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर। ओके, ये रो अक्षर से मैंने डेंसिटी को डिनोट किया, ठीक है ना? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी गई है 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर। तो क्वेश्चन को हम लोगों को पहले पढ़ना है, फिर समझना है और फिर उसके बाद बनाना है। क्वेश्चन को फटाक से नहीं बनानी चाहिए, पहले उसके ऊपर सोचना चाहिए कि ये क्या बोलना चाहते हैं।
पहली बात तो मोलैरिटी बोलना चाहते हैं, तो मोलैरिटी क्या होती है आपके दिमाग में तो आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। आप बोला 93% H2SO4 सॉल्यूशन। ओके, आप यहाँ पे कुछ नहीं स्टेट किया है तो आप मान सकते हो 93% W/W, कुछ नहीं स्टेट किया तो मान लो 93% W/W, ठीक है, मतलब 93 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन मान सकते हैं। अब देखिए डेंसिटी दिया हुआ है आपको सॉल्यूशन का, गॉट इट। फॉर्मूला बोलता है मोलैरिटी का मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो मेरे पास है, बोला है 1 लीटर वॉल्यूम, मोलैरिटी ऑफ 1 लीटर वॉल्यूम तो है, पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास नहीं। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हम लोग क्या दिमाग लगा सकते हैं, एक डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन। अब डेंसिटी का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या होता है बोलिए तो, Mass by Mass by volume. volume. मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या दिया हुआ है 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर। वॉल्यूम कितनी दी है 1000 ml, मिलीलीटर में तो मैं इसको भी 1000 ml कर देता है ना, 1 लीटर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को ऊपर दे दिया 1000 ml। अब इनटू करोगे तो मिलीलीटर गया तो आ जाएगी 1840 ग्राम। मास किसकी, मास आ गई पूरी सॉल्यूशन की, है ना, क्योंकि ये सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है तो पूरी सॉल्यूशन की आ जाएगी आपको मास। अब देखिए बोला गया है 93% H2SO4 है, तो मतलब उस पूरी मास में 93% H2SO4 होगा। तो चलिए 1840 ग्राम का मैं 93% निकाल लेता हूं, तो 93% 1840 ग्राम का निकालूंगा तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगी 1711.2 ग्राम, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने पे ये वाली वैल्यू आ गई 1711.2 ग्राम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये तो है मास ऑफ सॉल्यूट, यही ना मास ऑफ सॉल्यूट है। पानी में किसको H2SO4 मिला के सॉल्यूशन बनाया गया है ना, तो इतनी मास ऑफ सॉल्यूट आ गई। अब मोलैरिटी तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना, गिवन मास बाय मोलर मास। सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास मैंने आप लोगों को याद करवाया था, जल्दी बोलो 98 ग्राम, है ना, 98 ग्राम और ये ग्राम है, तो निकल गया ना गिवन मास, मास निकल गई इसकी, गिवन मास बाय मोलर मास, सॉल्यूट की नंबर ऑफ मोल्स निकल गई। वॉल्यूम सॉल्यूशन की कितनी है 1 लीटर है, तो 1 लीटर डालो नीचे में, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप सॉल्व करोगे 98, अब 98 को आप एग्जाम में 100 मान के भी सॉल्व कर लोगे क्योंकि ऑप्शन तो आसपास मिलाना है हमको। 98 यदि इसको घसकाओ 100 मानोगे तो पॉइंट को 2 घसकाओगे तो 17.11, बट एग्जैक्टली सॉल्व करोगे इसको तो आंसर आएगी 17.46 मोलर H2SO4, ठीक है ना। वैसे आपको एग्जाम में वरी नहीं करना, 98 से डिवाइड मत करने लगना, क्योंकि ऑप्शन आपको देगा जो एक 17.46 रहेगा तो दूसरा 30 पॉइंट कुछ रहेगा, तीसरा 50 पॉइंट कुछ रहेगा, चौथा 31 पॉइंट कुछ रहेगा, तो अंदाज लगा सकते हो, 100 मानो तो आसपास है ना, बना सकते हो। तो आपकी मोलैरिटी निकल गई। तो ये क्वेश्चन समझने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत आगे समझ? No, sir. Yes, sir. चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये अच्छी क्वेश्चन थी, पूछी जाती है स्कूल एग्जामिनेशन में, आपका पूछा जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस तो नीट और जी में पूछ लिया गया तो क्वेश्चन रिपीट नहीं होती है वहां पे। ओके, मिटा दूं? चलिए Yes, sir. एक क्वेश्चन आया था, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। फाइंड मोलैरिटी ऑफ 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर
ठीक है ना, बस इतना ही लिखा होगा। और डेंसिटी दी गई थी क्वेश्चन में, इट्स 1 ग्राम पर मिलीलीटर। इसकी वाटर की डेंसिटी दी गई थी 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ये IIT 2003 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो अच्छी क्वेश्चन है, पूछा गया है कि आप मोलैरिटी निकालिए इसका 1 लीटर पानी का। अब ये तो बड़ा अजीब सा बात है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब यहाँ पे तो कुछ सॉल्यूट है ही नहीं, किसको हम सॉल्यूट माने, अजीब सी बात है। सिर्फ दिया हुआ है 1 लीटर पानी। अब जब सिर्फ दिया हुआ है 1 लीटर प्योर वाटर, तो मैं ये चीज मान सकता हूं पानी पानी में ही मिलाया हुआ है। हम बोल सकते हैं पानी है ना, तो पानी पानी में ही मिलाया हुआ है, हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब है कि वाटर इन वाटर सॉल्यूशन, मैं मान सकता हूं कि पानी पानी में ही मिलाया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर जो सॉल्यूशन है वही 1 लीटर सॉल्यूट भी है, ठीक है ना। तो आपकी जो सॉल्यूशन है, आपकी जो सॉल्यूशन है वो 1 लीटर है, ठीक है ना। अब आप वॉल्यूम से मास तो निकाल सकते हो, सॉल्यूशन का डेंसिटी भी दिया हुआ है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, सबको मालूम है। डेंसिटी दिया हुआ है वाटर का या बोलो पूरी सॉल्यूशन का 1 ग्राम पर मिलीलीटर, 1 ग्राम पर मिलीलीटर। वॉल्यूम को इधर भेजूंगा, वॉल्यूम 1 लीटर का है तो मिलीलीटर में, तो उसको भी मिलीलीटर में लिख देते हैं 1000 मिलीलीटर। तो बोलने का मतलब जो मास निकली सॉल्यूशन की वो आपकी निकल गई 1000 ग्राम। तो सॉल्यूशन का मास 1000 ग्राम है, वही सॉल्वेंट का मास है, सॉरी वही सॉल्यूट का मास है। 1000 ग्राम सॉल्यूशन है, वही सॉल्यूट भी है, तो 1000 ग्राम सॉल्यूट है, मान सकते हैं। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, गिवन मास 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर, गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा। 1000 ग्राम मोलर मास ऑफ वाटर होता है पानी का 18 ग्राम, तो आ गई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वही 1000 ग्राम 1 लीटर वाटर है, तो वही 1 लीटर सॉल्यूशन, तो डिवाइडेड बाय 1 लीटर। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 1000 बाय 18 तो आ जाएगी 55.55 एम, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट सी कहानी है जो आप लोग जब इक्विलिब्रियम चैप्टर इत्यादि पढ़ोगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि वाटर की मोलैरिटी कितनी होती है, प्योर वाटर की मोलैरिटी। तो प्योर वाटर की मोलैरिटी होती है 55.55 मोलर या सिर्फ एम। आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन, ओके। तो प्योर वाटर में मिला हुआ मैंने समझ के इस क्वेश्चन को बनाया और मोलैरिटी 55.55 मोलर हुई वाटर की, ओके, प्योर वाटर। समझ आया आप लोगों को ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत कोई बच्चे को? नो, चलिए मिटा दूं, चलो। तो ये सारे क्वेश्चन एक बार आप खुद ट्राई भी करोगे बनाने के लिए। अच्छा, एक छोटा सा फॉर्मूला और बता देता हूं। यदि मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को इधर ले आता हूं, बोलने का मतलब क्या है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो लीटर में है, मैं करूंगा तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो ये भी एक सिंपल सा फॉर्मूला आप दिमाग में रख सकते हो कि एक्चुअली ये फॉर्मूला रटने के लिए मैं नहीं दे रहा हूं, बट इसकी एप्लीकेशन काफी होती है, इसलिए मैं दिमाग में रखने बोल रहा हूं।
जस्ट मैंने कुछ नहीं किया, इसको उठा के घटा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके, गॉट इट। देखिए इसकी एप्लीकेशन एक देखते हैं। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है और उसमें V लीटर सॉल्यूशन, ठीक है ना, क्या है, V लीटर सॉल्यूशन, अंडरस्टूड। मैं लिख देता हूं V लीटर क्या है, सॉल्यूशन। मैं V को V1 मान ले रहा हूं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, V1। और इसमें जो सॉल्यूशन है उसमें कुछ सॉल्यूट मिलाई हुई है, ये सब सॉल्यूट है मान लो। सर वहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, भी के नीचे? V1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैं क्या किया, इसी सॉल्यूशन में पानी मिला दिया और पानी मिला दिया, मतलब सॉल्वेंट मिला दिया। तो सॉल्वेंट में मिला दिया, मान लो मैंने ज्यादा सॉल्वेंट कर दिया, भर दिया पानी एकदम। और जितने मोल्स थे सॉल्यूट की उसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं की, ओके, कोई चेंजेस नहीं। ये है V2 लीटर सॉल्यूशन, गॉट इट। सॉल्यूट में कोई बदलाव नहीं किया। तो एक प्रोसेस मैं यहां पे डिफाइन करूंगा, डाइल्यूशन। देखो बेटा डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट टू अ concentrated solution, keeping the number of moles of solute constant, ठीक है ना। डाइल्यूशन मतलब कोई चीज को डाइल्यूट कैसे किया जाता है, डाइल्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन रहता है ना, और उसमें हम क्या करते हैं, और सॉल्वेंट मिलाते हैं, पर हम नंबर ऑफ मोल्स जो सॉल्यूट की होती है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते, उतना ही रहते, ठीक है ना। मान लो कि जैसे कि एक गिलास आपने शरबत बनाया घर में, ठीक है ना, खुद पीने के लिए बनाया। अब मानो आपका कोई दोस्त आ गया और आपके घर में आप चीनी नहीं है, तो आप क्या किए, उसमें एक गिलास और पानी मिला दिया, ठीक है ना। तो हल्का मिठास तो कम हो गया पर 2 गिलास तो बन गया। बट चीनी जितना आपने एक गिलास में लिया था पहले, 2 गिलास में उतना ही चीनी है, बट पानी थोड़ा सा आपने ज्यादा कर दिया और डाइल्यूट, वही कहानी हुई। तो डाइल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट हम ऐड करते हैं एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम कांस्टेंट रखते हैं, वही मैंने यहां पे किया, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो। अब मेरा बोलने का मतलब क्या है, मान लीजिए इसकी मोलैरिटी m1 है, मान लीजिए इसकी मोलैरिटी m1 है, ओके। अब पानी ज्यादा डाल दिया हो तो मोलैरिटी तो बदल जाएगी, सिंपल सी बात है। इसकी मोलैरिटी m2, ओके। और मानिए कि इसका वैल्यू कुछ दिया हुआ है और इसको आपको निकालने के लिए बोला गया है, तो कैसे निकालना। अब एक कहानी लगा सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन is equal to number of moles of solute after dilution। क्या ये स्टेटमेंट सही है, कोई चीज Yes, sir. जाता है तो जितने मोल स्टार्टिंग में रहते हैं लास्ट में भी उतने ही मोल्स रहेंगे, सही है कि नहीं सही है? सही है सर। बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मैं क्या फॉर्मूला आपको बताया, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम।
तो मैं लिख सकता हूं M1 V1 will be equal to M2 V2. V2। अब मैं क्या कर सकता हूं, M1 मानो दिया हुआ है और M2 निकालने बोला गया है, तो M1 V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू M। हम निकाल सकते हैं सिंपल सा फॉर्मूला से, है कि? मानो वॉल्यूम भी इसका दिया हुआ है, तो बस एक ही अननोन है तो उसको तो आराम से हम निकाल सकते हैं। बस मैंने क्या इक्वेट किया, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स जो पहले थे और बाद में वो तो इक्वल है। गॉट इट? समझ आ गई? एक सिंपल सा क्वेश्चन इस टॉपिक पे हम लोग बनाते हैं। ओके, मैं इसको मिटा देता हूं, क्वेश्चन लिखने की जगह मिल जाएगी मुझे। देखिए तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, हाउ मेनी नहीं, व्हाट अमाउंट ऑफ 0.2 m potassium dichromate is required to prepare 100 ml of 0.04 m potassium dichromate। ओके, अब जल्दी से बताओ मुझे कैसे बनाएंगे। अब देखिए क्या है, बोला क्या है, कितना जरूरत पड़ेगा आपको ये 0.2 m इसका, ताकि आप 100 ml ये वाला बना पाओ। बोलने का मतलब ये है कि 0.2 m ये वाली कंसंट्रेटेड है ना, कंसंट्रेटेड है, और ये वाली डाइल्यूट है। गॉट इट? तो पूछा गया कितना जरूरत है आपको वो वाला, कितना जरूरत है मतलब वॉल्यूम पूछा गया है, तो उसकी मोलैरिटी M1 है और मैं उसकी वॉल्यूम को V1 मानता हूं। इसकी जो पूछा गया फाइनल 100 ml बनाना है, तो फाइनल वॉल्यूम को V2 माना और फाइनल मोलैरिटी को M2 माना, है ना। तो क्या हो जाएगा, M1 V1 डिवाइडेड बाय क्या, नहीं आपसे पूछा क्या है, कितनी जरूरत है ये वाली, इसका वॉल्यूम पूछा है, तो V1 पूछा है तो M2 इंटू V2 डिवाइडेड बाय M1। जो फाइनल है M2 0.04, फाइनल वॉल्यूम 100 ml, इनिशियल मोलैरिटी 0.2। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे आप तो ऑब्वियसली आप चाहो तो यहां से 100 हटा दो। ओके, बट आप इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से, सर ये हटा 2000 हटाओ तो ऊपर में 10 डाल दो तो कितनी आ जाएगी, ये गई और 20 ml आएगी, है ना, 20 ml आएगा। तो मतलब क्या है, 20 ml आपको ये वाला लेना है, कोई एक 100 ml का मेजरिंग सिलेंडर ले लो, 20 ml ये वाला ले लो आप, अब उसमें पानी मिलाते रहो और तब तक पानी मिलाओ जब तक 100 ml मार्क ना आए, तो आपको 0.2 m वाला कन्वर्ट हो जाएगा 0.04 में। बट आपसे ये नहीं पूछा गया कि आप कितना पानी मिलाओगे नहीं मिलाओगे, आपको सिर्फ पूछा गया है कि कितनी जरूरत पड़ेगी उसकी, तो 20 ml की जरूरत पड़ेगी, है ना। समझ आई कि नहीं आई? Yes, sir. है ना। आप ये नहीं पूछा गया कि पानी कितना अमाउंट डालना, नहीं आपको मैंने 20 ml ले लिया वही मुझे जरूरत है, आप पानी मिलाएंगे डाइल्यूट करेंगे इसको और 100 ml तक डालेंगे और मिलाते रहेंगे तो मुझे मिल जाएगी, है ना। 20 ml कंसंट्रेट की जरूरत, कंसंट्रेट की जरूरत है 20 ml। ओके, सिंपल सी क्वेश्चन है, समझ गए हो गया, मिटा दूं, चलिए रख कर देते हैं।
देखो एक नेक्स्ट हम लोग कंसंट्रेशन करेंगे। मोलैलिटी तो हम लोग पढ़ लिया, और एक तरीका है कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का, मोलैलिटी। नाम सुनने में बिल्कुल सेम है, बट मोलैलिटी आर था, ये मोलैलिटी एल है। मोलैलिटी, तो मोलैलिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, the number of moles of solute dissolved per kilogram of solvent। देखो बहुत अंतर है, ये कहानी क्या बोल रहा है कि कितने मोल सॉल्यूट के आप डिसॉल्व किए हो प्रति ग्राम, सॉरी प्रति किलोग्राम सॉल्वेंट में। ओके, 1 केजी सॉल्वेंट है और उसमें कितना मोल आपने सॉल्यूट मिलाया है, वो उसको बोलते हैं उसकी मोलैलिटी। मोलैलिटी का यदि हम लोग फॉर्मूला देखें, और मोलैलिटी आपको छोटा m से लिखा हुआ मिलेगा, आप छोटा m को गिवन तो अपनी जगह होता है वो, बट मोलैलिटी कंसंट्रेशन टर्म में छोटा m लिखते हैं, ठीक है। हो गया जाएगा ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, वो भी ही में रहनी चाहिए, ठीक है ना, गॉट इट। और जैसे हम लोग वहां पे मोलर बोलते थे, मोलर, यहां बोलेंगे मोलर। जैसे 0.5 मोलर KCl सॉल्यूशन, तो इसका मतलब आप क्या समझोगे कि 0.5 मोल्स KCl डिसॉल्व है 1 के इसमें सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट, ठीक है ना, 0.5 मोलर KCl सॉल्यूशन, अंडरस्टूड। और इसका यदि कोई आपसे एसआई यूनिट पूछ ले तो मोल पर केजी, है ना, मोल पर केजी, उसका क्या होता है मोल पर लीटर, है ना, अंडरस्टूड। तो ये इसकी कहानी है। अब इसका एक इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना है, मोलैलिटी इज टेम्परेचर independent while molarity is temperature dependent। देखो ध्यान से, ये जो मोलैलिटी होती है ना वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, और ये मोलैलिटी होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ऐसा कैसे, वो हम लोग बात करते हैं। देखो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। वॉल्यूम, वॉल्यूम तो चेंज होता है, ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम चेंज होता है। यदि आप कोई चीज को गर्म कर दोगे तो एक्सपैंड कर जाती है वो, तो वॉल्यूम बढ़ जाती है उसकी। ठंडा कर जाओगे तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, उसकी वॉल्यूम घट जाती है ना। तो मोलैलिटी कहीं ना कहीं वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, तो मोलैलिटी टेम्परेचर के साथ बदलता है, बट मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। क्यों? मोलैलिटी में क्या क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, मास है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी मास है। तो मास तो बदलता नहीं है, आपको मालूम है मास इज फिक्स्ड। आप तो ऐसा तो नहीं होता है कि गर्मी के दिन में हमारा वजन बढ़ जाता है और ठंडा के दिन में हम एकदम सिकुड़ जाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। मास तो चेंज नहीं होती है, तो मास बदलता नहीं है, इसलिए मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो मोलैलिटी का इस्तेमाल हम लोग अक्सर उन जगहों पे करते हैं, मानो मैंने एक लेबोरेटरी सेट किया है एक ऐसा जगह पे जहां पे टेम्परेचर बहुत चेंज हो रहा है, इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है, ठंडा, अचानक ठंडा हो जाता है बहुत ज्यादा, गर्मी भी बहुत ज्यादा होता है, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बदलता है। तो उस जगह
मोलैरिटी में हम लोग एक्सप्रेस नहीं करेंगे क्योंकि वॉल्यूम बदलती रहती है। तो वैसे जगहों पे जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा बदलता है वहां पे हम लोग मोलैरिटी यूज करेंगे, तब जाके वो परफेक्ट रहेगा, क्योंकि मास तो नहीं बदलती है। समझ आ गई? कोई दिक्कत? नो, मिटा दूं? चलिए यस सर। जल्दी से तो कॉपी डाउन कर लो, फिर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इससे रिलेटेड। लिख लिया सबने? यस? नो? Yes, sir. यस सर। चलिए समझ आ गया ना? फॉर्मूला याद रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। क्वेश्चन हम बताते हैं। 250 ग्राम of solution contains 5 ग्राम यूरिया, और यूरिया का मोलर मास में दे दे रहा हूं 60 ग्राम। फाइंड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखो मोलैलिटी का हम लोग सिंपल फॉर्मूला जानते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी केजी में, ठीक है ना, वो भी केजी में, ये दिमाग में रखनी। अब देखिए दिया क्या हुआ है, 250 ग्राम सॉल्यूशन है जिसमें 5 ग्राम यूरिया डाला हुआ है। आपको बोला गया मोलैलिटी निकालने के लिए। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है ना? तो आप मुझे जल्दी से बता दो कि सॉल्वेंट कितना होगा इसमें। 245. है और ये 250 ग्राम है, तो सॉल्वेंट कितना है? 245. 245 ग्राम, ठीक है। अब देखिए मोलैलिटी हम आराम से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 5 ग्राम सॉल्यूट है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, यूरिया का मोलर मास दिया हुआ है 60 ग्राम, गिवन मास बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी केजी, सॉल्वेंट की मास वो भी केजी 245 ग्राम। अब इसको केजी में करना है इनटू 10 टू द पावर -3 कर देंगे तो ये हो जाएगी केजी। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते? आराम से सॉल्व कर सकते हो। मोलैरिटी निकल जाएगी कि नहीं निकलेगी? निकल जाएगा। ओके, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। Yes, sir. ठीक है, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन थी। गॉट इट? तो मैं इसको मिटा रहा हूं, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। .45 ग्राम of 7.45 gram of KCl is dissolved in 74.5 gram of, sorry, is dissolved in 500 ml of solution. आपको दिया गया है डेंसिटी, दिया गया है सॉल्यूशन का, दैट इज 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। अब देखो बेटा, आपको दिया गया है 7.45 ग्राम ऑफ KCl, ओके। तो मोलैरिटी निकालने बोली है, इस क्वेश्चन में बोला गया मोलैरिटी निकालिए, फाइंड मोलैरिटी बोला गया, ठीक है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो मोलैरिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी 7.45 ग्राम ऑफ KCl सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट का गिवन मास है डिवाइडेड बाय मोलर मास करेंगे, इसका मोलर मास 74.5 ग्राम होगा।
गिवन मास बाय मोलर मास करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो निकल जाए। ऊपर वाला कहानी खत्म है, बट नीचे वाला मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाला जाए? मास ऑफ सॉल्यूशन दिया और मास भी नहीं दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया, ठीक है ना? तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, डेंसिटी दी है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर इनटू वॉल्यूम 500 ml से इनटू करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है ना? अब आप इनटू करोगे तो आई सपोज 600 ग्राम आएगा, मिलीलीटर मिलीलीटर कट जाएगा, 600 ग्राम आएगा, है ना? 5 12 5 60 है ना? 600 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब देखो एक पल के लिए 600 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन है तो मास ऑफ सॉल्यूट 7.45 ग्राम, ये वाली है सॉल्यूट और सॉल्यूशन कितनी हो जाएगी 600 माइनस 7.45 ग्राम, हुआ कि नहीं? सॉल्यूशन का टोटल मास माइनस सॉल्यूट का मास, आ गई हमको मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना? मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। मोलैरिटी निकालना काफी आसान होता है, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 7.45 डिवाइडेड बाय 74.5 गिवन मास बाय मोलर मास, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, 600 माइनस 7.45, ये वाला ग्राम में आएगा, बट इसको आपको केजी में करना है तो इनटू 10 टू द पावर -3 से डिवाइड कर दो। अब इसको सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे? आई सपोज सारे वैल्यूज दिए हुए हैं, सॉल्व आप कर सकते हो। गॉट इट? इसमें कोई दिक्कत समझने में नहीं? ओके, तो ये आपके सामने कहानी है। बहुत सारे बुक्स में इसका एक फॉर्मूला दिया रहता है कि डेंसिटी वाले क्वेश्चंस को बनाने के लिए फॉर्मूला लगाओ, तो बेटा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पहले कॉन्सेप्ट सीख लो, फॉर्मूला तो खुद ही खुद समझ आ जाता है। देखो फॉर्मूला क्या बुक्स में लिखा हुआ कहीं ना कहीं, मोलैरिटी इज इक्वल टू, सॉरी, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय mass of solution into density minus mass of solute into 1000। ये एक फॉर्मूला अक्सर बुक में दिया रहता है, बट फॉर्मूला मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग रटो, क्योंकि कितना फॉर्मूला रटोगे, फॉर्मूला बहुत सारे आएंगे समय के साथ। एक्चुअली हमने जो यहाँ पे किया वही तो फॉर्मूला है, चलो देख लेते हैं, बताते हैं कैसे है, यही फॉर्मूला सेम है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना? 600 ग्राम, ये 600 ग्राम कैसे आया था? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम किया था ना, गॉट इट? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम किया था, सॉरी ये डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, गॉट इट? डेंसिटी से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को इनटू किया था तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया, गॉट इट? तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किया तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया, ओके? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस 7.45 क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट माइनस किया इनटू 10 टू द पावर -3, ग्राम में तो केजी में किया, 10 टू द पावर 3 के ऊपर चढ़ा 1000 ऊपर चढ़ा। समझ आ गया कि नहीं? Yes, sir. तो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे मास वाले क्वेश्चंस आएंगे तो आप पर्टिकुलरली आई विल रिक्वेस्ट यू कि ज्यादा दिमाग लगाने की आपको इधर उधर जरूरत नहीं है, बस सिंपल आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहो, बनाते रहो जो जो हिसाब से मैंने बताया, और जब अच्छे से आप सीख जाओगे तो फिर आप खुद ही फॉर्मूला लगाने लग जाओगे क्योंकि आपको पूरा स्टेप समझ गया, ठीक है ना? तो चलो ये कहानी है। मोलैरिटी दिमाग में रखिएगा, डिफरेंस मास ऑफ सॉल्वेंट और वो वाला था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, ओके? बाकी सबसे देखो बेटा, इस चैप्टर में एक छोटी सी क्वेश्चन नहीं, एक छोटी सी कॉन्सेप्ट हम लोग और देखते हैं, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना?
अब बाकी इक्विवेलेंट वेट होता क्या है ये तो बिल्कुल आप अभी नहीं समझ पाओगे। इक्विवेलेंट वेट आप तभी समझोगे जब एक चैप्टर है आपके सिलेबस में रिडॉक्स रिएक्शन, वो जब हम लोग पूरा पढ़ लेंगे तो आपको इसकी कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगी कि इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है। बट फिलहाल आप इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख जाओ, कि आपसे पूछ लिया गया कि कोई भी चीज की इक्विवेलेंट वेट क्या होती है तो वो आप निकालना सीख जाओ कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है। बाकी इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है वो अभी नहीं समझना, ठीक है ना। अब मैं बोलूंगा आपको बाय चांस कि आप निकालो इक्विवेलेंट वेट कोई भी एलिमेंट का, ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए उसकी एटॉमिक वेट है ना, ग्राम एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय उसकी वैलेंसी करनी। ओके, आपको इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा उस एलिमेंट का। मान लो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम बोला निकालने के लिए, तो सोडियम की ग्राम एटॉमिक वेट कितनी होती है? 23 ग्राम, है ना। 23 ग्राम डिवाइडेड बाय वैलेंसी, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, तो इसकी इक्विवेलेंट वेट आ गई 23। 1 sir. अब मानो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम पूछ लिया गया, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24 ग्राम होता है, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2. 2, तो मैग्नीशियम की इक्विवेलेंट वेट हो जाएगी 12 ग्राम। अब मानो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम पूछ लिया गया, तो कुछ नहीं है, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय उसकी वैलेंसी, वैलेंसी कितनी होती है एल्युमिनियम? 3. 3, तो आ गई 9 ग्राम, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट वेट आप निकालना सीख गए एलिमेंट का, एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। अब मानो इक्विवेलेंट वेट पूछा गया आपसे किसी सॉल्ट का, ऑफ अ सॉल्ट, तो आपको क्या करना है, एटॉमिक वेट, सॉरी मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन कैटायन, ठीक है ना, या एनायन, किसी एक का पकड़ सकते हो। जैसे मान लो इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl निकालने बोला, तो NaCl में जो Na+ है उस पे भी चार्ज 1 यूनिट है, Cl- है उस पे भी चार्ज 1 यूनिट नेगेटिव है। तो आपको साइन से मतलब नहीं रखना, सिर्फ कितना यूनिट चार्ज है वो लिखना है। तो मॉलिक्यूलर मास सोडियम क्लोराइड की होती है 58.5 ग्राम, तो चार्ज ऑन कैटायन या चार्ज ऑन एनायन दोनों पे 1 है, तो 1 से डिवाइड कर दो, आ जाएगी 58.5, ठीक है। बड़े आप ऐसे पूछ लिया गया इक्विवेलेंट ऑफ वेट ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड, तो आप इसको ऐड करोगे तो 27 प्लस 35.5 इंटू 3, है ना, एल्युमिनियम का 27 होता है इंटू 35.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय, अब देखिए एल्युमिनियम पे चार्ज 3+ होगा, है ना, एल्युमिनियम पे 3+ चार्ज होगा यहाँ, और Cl- चार्ज होता है पर 3 क्लोराइड आयन है, तो टोटल चार्ज लेना है कैटायन का या एनायन का, तो इस पे 3 यूनिट, या इसका पकड़ लो, इस पे भी 3 यूनिट चार्ज, गॉट इट। तो अब बाकी आपको इसको क्या करना है, ये ऐड करना है और इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। तो आई सपोज आप इसको डिवाइड करोगे तो 133.5 आता है, डिवाइडेड बाय 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 44.5 ग्राम के आसपास आपको आ जाएगा। समझ गए? गॉट इट? समझ आई कि नहीं समझ आई? नहीं समझ आई तो बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? सर बोलिए। कैटायन और एनायन का अगर दोनों का चार्ज अगर डिफरेंस रहा तो? डिफरेंस कभी भी नहीं रहेगा, एक सॉल्ट तो न्यूट्रल रहता है ना, कभी भी एक सॉल्ट न्यूट्रल होती है। MgCl2 ले लो, मैग्नीशियम पे कितनी आएगी, 2+ आएगी, 2Cl-, तो इस पे 2 यूनिट पॉजिटिव है, तो इस पे क्या है, 2 यूनिट नेगेटिव। सॉल्ट तो हमेशा न्यूट्रल होता है, जितना सब मिला के कैटायन पे होगा उतना सब मिला के एनायन पे होगा। समझ आई कि नहीं समझ आई? यस सर।
है ना? आई सपोज सबको समझ आ गया होगा। चलिए अब मान लीजिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड, कोई भी एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालने बोला गया तो उसका आपको क्या निकालना है? पहले मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। आपने बेसिसिटी पढ़ा है कि नहीं जूनियर क्लासेस में? बेसिसिटी ऑफ एन एसिड नो सर। पढ़ा है बेटा? आपको यस याद सर, नहीं? पढ़े। बता दे रहा हूँ क्या होता है। सिंपल में समझ लो कि एक एसिड कितना H+ आयन देगा उसको बोलते हैं उसकी बेसिसिटी। पढ़ा है आपने एसिड बेस चैप्टर में। एक एसिड को आप एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो कितना H+ देता है, वही उसकी बेसिसिटी। तो फिलहाल इसको आप याद कर दो, बाद में हम लोग इन डेप्थ देखेंगे इसके बारे में, ठीक है ना? तो HCl की बेसिसिटी 1 होती है, H2SO4 की बेसिसिटी 2 होती है, H3PO4 की बेसिसिटी 3 होती है, H3PO3 की बेसिसिटी 2 होती है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कभी भी कि जितना हाइड्रोजन उतना ही बेसिसिटी होगा, नहीं। एक्चुअली कितना हाइड्रोजन टूट के H+ देगा वो उसकी बेसिसिटी होती है। तो H3PO3 में सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन निकल पाते हैं H+ के फॉर्म में। आपने पढ़ा भी होगा एसिटिक एसिड, इसकी बेसिसिटी कितनी होती है? 1 सर। 1 होती है। 4 हाइड्रोजन है तो बेसिसिटी 4 नहीं है, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकलता है तो इसकी बेसिसिटी 1 है। मान लो मुझे इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl निकालने के लिए बोल दिया गया तो क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर मास HCl का आ जाएगा 36.5, है ना? 1 + 35.5 ग्राम, 36.5 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 तो आ गया 36.5 ग्राम। हमको बोला H2SO4 का निकाल ले तो 98 ग्राम डिवाइडेड बाय 2 निकल जाएगी, है ना? अब ऐसे ही होती है इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। किसी भी बेस का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी। बेस की एसिडिटी होती है और एसिड की बेसिसिटी होती है। अब देखिएगा NaOH बेसिसिटी का मतलब होता है कितना हाइड्रोक्सिल आयन देगा, मतलब कितना OH- आयन देगा, तो इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 1। कोई मुझे बता सकता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी कितनी होगी? बेसिसिटी कितनी होगी? सर 2 होती है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का निकालने बोल दिया तो इसकी एसिडिटी 3 होती है। आराम से निकाल सकते हो, किसी का पूछ लिया जाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही का पूछ लिया, मानो मॉलिक्यूलर मास होती है उसकी 40 ग्राम तो डिवाइडेड बाय 1 कर दोगे तो आ जाएगी 40 ग्राम ही आएगी। इसका पूछ लिया यदि तो इसकी आती है 74, है ना? तो 74 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, निकल जाएगी इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। गॉट इट? कोई दिक्कत नहीं? नो सर। तो ये इक्विवेलेंट वेट निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। गॉट इट? देखो एक्चुअली इक्विवेलेंट वेट निकालने हम लोग सीखते हैं एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी भी एक तरीका होता है कंसंट्रेशन बताने का। ओके, इसकी डेफिनेशन क्या है? बहुत सिंपल में देखते हैं हम लोग। इट इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स of a solute dissolved per liter of solution। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में, बोलने का मतलब प्रत्येक लीटर सॉल्यूशन में कितने इक्विवेलेंट मिले हुए हैं सॉल्यूट के। ओके, फिर से समझ लो, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने इक्विवेलेंट मिले हुए हैं
सॉल्यूट के, ओके, उसको बोलते हैं हम लोग उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी का यदि मैं फॉर्मूला बताऊं, एन से डिनोट करते हैं नॉर्मेलिटी, तो मैंने ऊपर में तो लिखा ही है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। मोलैरिटी हम लोग पढ़े थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ओके, तो वही मोलैरिटी। अब नॉर्मेलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, बस मोल्स हो गया इक्विवेलेंट, ओके। अब देखिएगा, मैंने आप लोगों को एक चीज बताया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास, ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट, व्हाट इट। अब इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने का उपाय क्या है, गिवन मास जो क्वेश्चन में रहेगा डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, क्या बताया अभी, उसकी जो मास होती है, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास या जो भी मास, डिवाइडेड बाय कोई चीज से हम लोग डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एन फैक्टर। एन फैक्टर बोलने का मतलब वैलेंसी से डिवाइड किए, कभी कभी बेसिसिटी से, कभी एसिडिटी से, कभी चार्ज से डिवाइड किए, उसका मतलब होता है एन फैक्टर। उन सबको मैं मिला के एक जगह लिख लिया, एन फैक्टर, जिससे आप डिवाइड करते हो उसको बोलते हैं एन फैक्टर। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका क्या है, उस चीज का एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट आप लिखो डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, अंडरस्टूड। सॉल्ट का मॉलिक्यूलर वेट, एलिमेंट होगा तो एटॉमिक वेट ग्राम्स में डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, ओके, क्लियर है। अब देखिए, नॉर्मेलिटी हो गई नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट की जगह में मैं लिखूंगा गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट, चलेगा, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नहीं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर से, ठीक है ना, गॉट इट। अब देखिएगा, मैं और थोड़ा सा चेंज करूंगा, इक्विवेलेंट वेट की जगह में मैं क्या लिख सकता हूं, मॉलिक्यूलर मास, उसको मैं मोलर मास भी बोल सकता हूं कि नहीं, यदि ग्राम में है तो? यस सर। ओके, तो इक्विवेलेंट वेट के जगह में मैं मोलर मास बाय एन फैक्टर लिखूंगा। तो देखो, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट है ना, तो इक्विवेलेंट वेट के जगह में मैं मॉलिक्यूलर मास या उसी को मैं बोल रहा हूं मोलर मास, ठीक है ना, मोलर मास एन फैक्टर चल जाएगी ऊपर, कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट की जगह मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर मास मोलर मास नीचे आई, एन फैक्टर चला गया ऊपर, ओके, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, ये वाला नीचे में है, गॉट इट। अब देखिएगा यहां पे फॉर्मूला के इस वाले पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स। बेटा लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स, यस सर। यस। तो नॉर्मेलिटी हो गई आपकी नंबर ऑफ मोल्स इसकी सॉल्यूट की इनटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब इस फॉर्मूला को मिला हुआ, इन दोनों फॉर्मूला, नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है लीटर, नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है लीटर, ऊपर में क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर में नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू एन फैक्टर। अब देखो बेटा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का एक फॉर्मूला आप लिख सकते हो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू एन फैक्टर,
ठीक है ना, आप इसके जगह में ये भी लिख सकते हो, ये दोनों इक्वल लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? Yes, sir. बिल्कुल लिख सकते हैं। ऊपर में जो है, ऊपर में वही है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू n फैक्टर और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आगे आने डन। अब देखो क्या है, एक और मैं चेंज करूंगा इसमें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होती क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्या पढ़ाया था आज? सब मोलारिटी। मोलैरिटी है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होती है मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। बेटा देखो, आप मोलैरिटी को यदि n फैक्टर से इनटू करते हो तो आपको नॉर्मलिटी निकल जाएगी। तो ये भी एक फॉर्मूला सी आ गई आपके पास कि मोलैरिटी को आपने क्या किया, इससे इनटू किया, n फैक्टर से इनटू N factor. नॉर्मलिटी मिल जाएगी। ओके, तो आपको फिलहाल इस डेरिवेशन को सिर्फ दिमाग में रखना है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का क्या फॉर्मूला होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू n फैक्टर और नॉर्मलिटी मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। ये आप दिमाग में इतना रखो फिलहाल, बाकी इसकी फुल एप्लीकेशन जब रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ लोगे तब आपको समझ आएगी। ओके, और नॉर्मलिटी से रिलेटेड कुछ सिंपल क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। Find molarity and normality. ओके, तो पहला क्वेश्चन मैं बनाता हूं आपके लिए। इट्स 0.74 ग्राम, ठीक है ना, 0.74 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन 500 ml सॉल्यूशन। तो आप मोलैरिटी निकाल सकते हो। मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के चलो आपको मोलर मास भी दे देता हूं, आराम से बनेगा। मोलैरिटी का फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए 0.74 डिवाइडेड बाय 74, ये क्या आ गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो 500 ml है। ओके, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 10 टू द पावर -3 करते हो, तो 10 टू द पावर -3 करने से अच्छा है कि ऊपर में 1000 फीट कर दो। गॉट इट, अंडरस्टूड। अब आपको ये पॉइंट हटानी है तो नीचे में आप 100 ले लो। ओके, 74 चली जाएगी, 74 चली जाएगी, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। तो 1 डिवाइडेड बाय 50, I suppose 0.02 मोलर आएगी, है ना। गॉट इट। आगे मोलैरिटी, मोलैरिटी से आप नॉर्मलिटी भी निकाल सकते हो। नॉर्मलिटी क्या फॉर्मूला है? N factor. 2 कर दो तो 0.04 n लिख देना बगल में, ठीक है ना। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? No, sir. n फैक्टर कैसे पता दूसरा चलेगा? क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 0.1 मोल ऑफ H2SO4 in 500 ml सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी कैसे निकलेगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो दिया ही हुआ है 0.1
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो 500 को डिवाइड करेंगे 1000 से, है ना, इनटू 10⁻³ ऊपर चले जाएगी, तो आप काटोगे तो 0.2 है ना 2, तो 0.2 आ जाएगी इसकी मोलैरिटी। और नॉर्मेलिटी क्या होगी इसकी? 0.4। 0.4 है। तो ये कुछ सिंपल क्वेश्चन थे नॉर्मेलिटी से रिलेटेड, बट नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन काफी कॉम्प्लेक्स लेवल तक जाते हैं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस होती है जो हमें पढ़नी पड़ती है, बट फिलहाल इस चैप्टर में हम लोग नहीं देखेंगे। इस चैप्टर में हम लोग को जितना देखना था हम लोग काफी सफिशिएंट देखे, और नॉर्मेलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग अभी टच नहीं करोगे, डीपीपी में क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, बट वो रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ने के बाद बनते हैं, ठीक है ना।